हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को। जिन लोगों ने इस क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के तमाम प्रीवियस लेक्चर देखने हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की चैप्टर नंबर 2 की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट हम लोग देख लेते हैं। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए टाइनी न्यूक्लियस and electrons are revolving in one of the circular orbits of radius r around the nucleus। अब वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस r होता है। अब रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द एटम या एटॉमिक रेडियस बोलते हैं उसको। ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 और शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कोई नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि ईच ऑर्बिट हैज़ ए फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। अब जितने भी शेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है स्पेसिफिक वैल्यू, मीन्स कि ख़ास एनर्जी होती है उनकी। ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक ख़ास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, इट डज़ नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी ना ही लूज़ करता है ना ही गेन करता है। The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जब गेन या लूज़ करता है तब जंप करता है। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो वो लोअर शेल से छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा देन वो बड़े शेल से छोटे शेल में जंप कर जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बड़ी डिटेल में। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन छोटे शेल से बड़े शेल में जंप करता है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, वो एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट रेडिएट्स एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन बेसिकली एनर्जी लूज़ करता है देन वो बड़े शेल में नहीं रह सकता, ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में नहीं रह सकता, वो क्या कर जाता है? वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाता है। ठीक है। दिस चेंज इन एनर्जी, जिसको आप डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ गिवन बाय फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी या दो शेल्स के दरमियान डिफरेंस एनर्जी का आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? E2 माइनस E1। अब अगर दो शेल की आप बात कर रहे हो तो E2 सेकेंड शेल की एनर्जी है और E1 फर्स्ट शेल की एनर्जी है, तो इनके दरमियान डिफरेंस आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे कि E2 माइनस E1, हमेशा सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी। ठीक है। और ये इक्वल होता है H टाइम्स न्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि H जो है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 टाइम्स 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एंड ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसको पढ़ते हैं हम न्यू। ठीक है। ये क्या होता है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, जो भी लाइट एमिट या एब्जॉर्ब होती है, जो भी रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं,
उनकी फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ पास्टुलेट पे जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लाइक प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। जैसे देखें, ये कोई एटॉमिक मॉडल है जिसका सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड आपको ये ऑर्बिट्स नज़र आ रहे हैं, शेल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब पहला शेल आप K से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा L से, तीसरा M से, चौथा N से एंड अप टू सो ऑन। या आप स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन एनर्जी लेवल्स को, इन शेल्स को, इन ऑर्बिट्स को। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है आप पहले शेल की बात कर रहे हैं, n इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है आप सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, इसी तरह से n इज़ इक्वल टू 3 का मतलब है आप थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, जैसे आपको ये एरो इलेक्ट्रॉन की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये इस ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा, ये जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिट में, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है और वो एनर्जी लूज़ करता है तो वो क्या करेगा, हायर ऑर्बिट में नहीं रह सकेगा, हायर एनर्जी लेवल में नहीं रह सकेगा, तो वो जंप कर जाएगा इनटू लोअर ऑर्बिट। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब जो फिफ्थ पास्टुलेट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप MVR से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कह रहा है हर शेल का, हर ऑर्बिट का एक फिक्स मोमेंटम होता है जिसको आप एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, MVR। अच्छा, ये किस चीज़ का इक्वल होता है, n टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा। पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि बेसिकली ये जो n है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये बेसिकली नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहले शेल के मोमेंटम के लिए आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देंगे, दूसरे शेल के मोमेंटम के लिए आप n की वैल्यू 2 रख देंगे, इसी तरह से 3, 4 अप टू सो ऑन। h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कि 6.63 टाइम्स 10⁻³ जूल सेकंड होती है। 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। सो अगर आप पहले शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें, देन आपने यहाँ पर जस्ट n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। h की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से डिफरेंट शेल्स का आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, देखो आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हो कि लीनियर मोमेंटम, जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम्स मैस मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और उसका कुछ ना कुछ मैस होगा। तो जब आप मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन वो आप क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मोमेंटम है इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। मीन्स कि अगर बॉडी जो है वो सीधा सीधा मूव कर रही है, लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है लेकिन ऑर्बिट्स में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन है उसकी, ठीक है, तो उसके लिए जो उसका मोमेंटम होगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जस्ट इस MV के साथ ना R मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो बेसिकली उस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होता है। रेडियस आपको मैंने बता दिया कि अगर सिंपल एक सर्कल है तो उसके सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करवा दिया रेडियस ऑफ द सर्कल से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रेडियस ऑफ द एटम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी,
कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेंटर से लेकर पहले ऑर्बिट तक की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पर आप आर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से अगर सेकंड शेल का आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो न्यूक्लियस से लेकर सेकंड शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो होपफुली बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ये पोस्टुलेट्स आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।